हेलो एवरीवन, एग्जाम आर्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बिहार पुलिस से संबंधित जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें बिहार पुलिस के अलावा बिहार के अन्य सभी एग्जाम में जो भी जीके जीएस के प्रश्न बने हैं उसको भी शामिल किया गया है। इसमें वही प्रश्न शामिल हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इस पीडीएफ में 300 प्रश्न शामिल है, लेकिन इस वीडियो में हम इसके 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? ये बिहार पुलिस 2022 में प्रश्न बन चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलावीरा से जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा से खेल का मैदान यानी स्टेडियम का भी साक्ष्य मिला था, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। धौलावीरा कहाँ है? तो ये गुजरात राज्य में है, आप इसको भी ध्यान रखिए। हड़प्पा से क्या मिला था? तो नटराज की मूर्ति। हड़प्पा कहाँ है? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। और लोथल से क्या मिला था? बंदरगाह के साथ। लोथल कहाँ है? गुजरात में। या और किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? बृहद स्नानागार। और मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से। यह भी पाकिस्तान में है। और किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो किसका उपयोग नहीं जानते थे? ऑप्शन बी, लोहे का उपयोग नहीं जानते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा को और क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, आप इसको ध्यान रखिए। कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है हड़प्पा को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है कौन सा सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है। तो राखी घड़ी है, सुरकोटदा भी है, कालीबंगा भी है, आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आहड़ जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। आहड़ ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है, यहाँ से आहड़ संस्कृति, ये राजस्थान में हुई थी। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें राखी गढ़ी से, तो राखी गढ़ी कहाँ पे है? तो ये हरियाणा में है। ठीक है, और सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है। और कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। और सुरकोटदा कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापार संबंध रखते थे? हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापार संबंध रखते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया के साथ। मेसोपोटामिया ये ईरान में है वर्तमान में। और ये दजला फरात, पूछा जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है? तो किसमें निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल खड़ी से निर्मित है सिंधु घाटी की अधिकतर मोहरें। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीछे मैंने बताया, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाई धरती को क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो किसमें पाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। ये भी बिहार पुलिस 2020 में प्रश्न बन चुका है। और हम बात करें पाषाण काल की। ठीक है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो हो गया पूरा पाषाण काल, ठीक है, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। और पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? तो आग की खोज हुई थी, आप इसको ध्यान रखिए। आग की खोज किसमें हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में होती। एक प्रश्न और बनता है, आग की खोज का प्रयोग कब से शुरू हुआ? तो नवपाषाण काल से हुआ। और अगर हम नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल में किसका खोज हुआ था? तो पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार किसमें हुआ था? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। और कृषि का प्रयोग भी नवपाषाण काल में हुआ था। अस्थायी जीवन का शुरुआत भी नवपाषाण काल में। और पशुपालन की भी शुरुआत किसमें हुआ था? नवपाषाण काल, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से प्रारंभ किया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहां से प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ से। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था अपना, ठीक है, पहला उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, आप इसको ध्यान रखिए। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो पहला उपदेश। और पहला उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। अगर हम बात करें श्रावस्ती की, श्रावस्ती में क्या हुआ था? सर्वाधिक उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने। कहां पे? श्रावस्ती में। और बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और राजगिरी में क्या हुआ था? राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के समय 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जगह पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटिलपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। ध्यान रखिए, मैं रिवीजन करा दे रहा हूं चारों बौद्ध संगीत को। देखिए, पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहां पे? राजगृह में। किसके समय में? उस समय कौन था? तो अजातशत्रु के समय में। और इसके
अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। ठीक है, महाकश्यप ने की थी, आप इसको ध्यान रखिए। दूसरी की बात करें तो दूसरा कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और उस समय किसके काल में? तो कालाशोक के काल में। और अध्यक्षता किसने की थी? तो साबक मीर ने की थी। ठीक। और तीसरी की बात करें तो पाटिलपुत्र में हुआ था। किसके समय में? अशोक के समय में। और अध्यक्षता किसने की थी? मोगल पुत्र तीस ने की थी। और चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। किसके समय में? कनिष्क के समय में। और अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। आप इसको जरूर ध्यान रखिए क्योंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में है तो ये प्रश्न बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कब मृत्यु हुई थी? 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? कुशीनगर में। और जो मृत्यु हुई थी इसे क्या कहा जाता है? इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये भी डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि महापरिनिर्वाण क्या है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहदत्त अंतिम मौर्य शासक था। और बृहदत्त की हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। और ये पुष्यमित्र शुंग था, ये बृहदत्त का सेनापति था। ठीक है, और हम बात करते हैं मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो 322 ईसा पूर्व में किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसको हराकर किया था? तो घनानंद को हराकर किया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान की स्थापना किसने की थी? अष्टप्रधान किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किससे था? तो देख लेते हैं। महामेघवाहन वंश और चेदी वंश था, दोनों एक ही वंश हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपयुक्त, एक से अधिक, यानी चेदी वंश को ही महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? चेदी वंश की? तो महामेघवाहन ने की थी। उसी के नाम पे इसे मेघवाहन वंश भी कहा जाता है। ठीक है, और कौन सा इससे संबंधित? खारवेल इससे संबंधित था। और हाथी गुम्फा अभिलेख ये भी पूछा जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख भी इससे संबंधित है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में है ये। अगला है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में विधवा को जलाने का उल्लेख मिलता है? विधवा को जलाने का उल्लेख किसमें मिलता है? यानी सती प्रथा का। सती प्रथा का उल्लेख किसमें मिलता है? तो भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। आप इसको ध्यान रखिए। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो 1829 में किया था। कौन? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। इसके कार्यकाल की बात करें 415 से लेकर 455 ईस्वी तक ये गुप्त साम्राज्य का शासक था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड का महायान भी कहा जाता है। और इसको जो है ध्वस्त किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय यानी जलाया किसने था? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। नेक्स्ट है, मिलान करना है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी है? तो विशाखदत्त की। और बृहद संहिता तो बराहमिहिर की। और मृच्छकटकम किसकी है? शूद्रक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आप इस हिसाब से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, राजतरंगिणी में कल्हड़ ने किस राज्य का वर्णन किया है? वह है किसका वर्णन किया है? तो कश्मीर का वर्णन है राजतरंगिणी में। और इसके रचनाकार कौन है? तो कल्हड़। और कश्मीर, इसी में कश्मीर का इतिहास मिलता है। ठीक है, राजतरंगिणी में। नेक्स्ट है, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस के इतिहास से था? कारकोट किससे संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर का इतिहास। ठीक है, और कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दुर्लभ वंश ने की थी। किसने की थी? दुर्लभ वर्धन ने की थी। दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश की स्थापना की थी। कश्मीर में 3 राजवंश मिलते हैं। एक तो हो गया कारकोट वंश, दूसरा है उत्पल वंश। कौन सा है? उत्पल वंश। और तीसरा है लोहार वंश। कौन सा? लोहार वंश। और कारकोट वंश की स्थापना मैंने बताया दुर्लभ वंश वर्धन ने की थी, और उत्पल वंश की अवंती वर्मन ने की थी। किसने? अवंती वर्मन ने। और लोहार वंश की संग्राम राज ने की थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पालिसदार
पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो पालिशदार किसकी विशेषता है? तो नव पाषाण की विशेषता है। पहले जो पूरा पाषाण काल में जो है पत्थर पाषाण उपकरण थे वे बेडौल थे, यानी व्यवस्थित नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो ऑप्शन बी पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। कुल कितने तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में? 24 हुए थे। पहले कौन थे? तो ऋषभ देव पहले थे। और 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। अब पूछा जाता है प्रश्न, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऋषभ देव ने की थी। अगर पूछा जाए वास्तविक रूप से किसने की थी? तो महावीर स्वामी ने की थी। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है तो सिंह है। क्या है प्रतीक चिन्ह? सिंह। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ। आप इसको भी ध्यान रखिए, ये प्रश्न बनता है। अगला है, बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो किस पीढ़ी का है? तो आप जो वर्तमान में है तो 5वीं पीढ़ी का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न बनता है, बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था? तो शशांक ने कटवा दिया था और इसको इसकी जड़ों को जला दिया था शशांक ने। इसका राइट हो जाएगा शशांक। और जो वर्तमान में है 5वां, इसे किसने लगवाया था? कनिंघम ने लगवाया था। किसने लगवाया था? कनिंघम ने लगवाया था। आप इसको भी ध्यान रखिए, ये भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहां पे दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी गई थी। और पहली भिक्षुड़ी कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। और ये कौन थी? इनकी मौसी थी और इन्होंने ही बुद्ध जी का पालन पोषण किया था। अगला है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? अभी पीछे मैंने बताया, यानी मृत्यु कब हुई थी? तो कुशीनगर में हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। अमृत को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। और यहीं पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो सुबुद्ध को दिया था। किसको दिया था? सुबुद्ध को दिया था, कुशीनगर में। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कहाँ बिताई थी? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली में बिताई थी। सबसे अधिक श्रावस्ती में उपदेश दिया था और सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? किसके प्राप्त युग में? तो कनिष्क के युग में गौतम बुद्ध को देवता के रूप में मतलब मान्यता मिली थी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो बौद्ध मंदिर पूछा है, मंदिर नहीं। बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है विश्व का सबसे बड़ा। यह भी बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो इंडोनेशिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते हैं? तो निषाद के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब मलेच्छ किसे कहा जाता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में हूडो को मलेच्छ कहा गया। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख में हूडो को क्या कहा गया है? मलेच्छ कहा गया है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये पूरा पाषाण काल युग पूरा पाषाण युगीन है। और भीमबेटका कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है ये, लोथल। लोथल कहाँ पे है? तो ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ आश्रम दिया है, दूसरा तरफ आय, जो 4 आश्रम है। और ब्रह्मचर्य क्या होता है? जन्म से 25 वर्ष। गृहस्थ क्या होता है? 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष। और संन्यास 75 से 100 वर्ष को कहा जाता है। ये जो 4 आश्रम है, ठीक है, 4 आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ये प्रश्न बनता है। इसका उल्लेख कहाँ बनता है? मिलता है तो जबालोपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? जबालोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है, या यजुर्वेद का उपनिषद है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है। प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो मौर्य काल में सीता क्या था? देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाता। और इसका जो संग्रह करता था उसे क्या कहा जाता था? उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को संग्रहित करता था उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता। एक था बलि। बलि किसे कहा जाता था? इसका तात्पर्य क्या है? एक प्रकार का राजस्व कर था ये भी।
बल। और विष्टि, विष्टि भी पूछा जाता है, विष्ट का क्या तात्पर्य है? तो विष्टि निःशुल्क श्रम एवं बेगार को कहा जाता था विष्टि। अगला है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी में भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध संगीतियों और उनके स्थानों का सही सुमेलित युग्म नहीं है? अभी मैंने पीछे बताया है सबको, तो उसका क्या हो जाएगा? पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी। दूसरी तो सारनाथ में नहीं हो जाएगी, यही इसका गलत सही जवाब हो जाएगा। और दूसरी कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। किसके समय में? कालाशोक के समय में। पहली कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में। किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। और तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसके समय? अशोक के समय। चौथी कुंडलवन कश्मीर में। किसके समय में? कनिष्क के समय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो कहाँ से खेत के जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। और यहाँ से और क्या मिला है? काली चूड़ियां और अग्निकुंड भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। और ये कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, IIT खड़गपुर अध्ययन समूह की रिपोर्ट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण कितने वर्षों तक लगातार वर्षा थी? तो कितने वर्षों तक लगातार वर्षा थी? तो ऑप्शन डी, 900 वर्षों तक लगातार वर्षा होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। ये किसने माना है? तो IIT खड़गपुर ने। अगर बाढ़ की बात करें तो बाढ़ को पतन का कारण कौन माना है? तो जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके और SR राव ने बाढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण माना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता से प्रथम संयुक्त समाधियों के साक्ष्य मिले हैं? तो किसके मिले? यानी युगल समाधि। ठीक है, युगल समाधि मतलब कि पुरुष और स्त्री एक ही साथ दफनाए जाते हैं। ये कहाँ मिला है इसका साक्ष्य? तो इसका साक्ष्य मिला है लोथल से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोगो नदी के किनारे है, गुजरात में है। और यहाँ से बंदरगाह के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर 2 राज्यों की राजधानी है? अब इसके ज्योग्राफी का प्रश्न आ गया है, कौन सा भारतीय शहर 2 राज्यों की राजधानी है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? तो हरियाणा की राजधानी है। और किसकी है? तो यह पंजाब की भी राजधानी है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, चेरापूंजी स्थित है। तो चेरापूंजी कहाँ पे स्थित है? तो ये खासी पहाड़ी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय में। पहले सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अब कहाँ होती है? मानसीराम मेघालय में होती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित यानी यूटी पूछा है, तो सबसे छोटा कौन सा है? तो ऑप्शन सी लक्षद्वीप है। किस हिसाब से? तो क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा वर्तमान में कौन सा हो गया? लद्दाख। आप देखो मैं बता रहा हूं, पहला हो गया लद्दाख सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। उसके बाद कौन सा है? अंडमान निकोबार। और उसके बाद आता है हमारा दिल्ली। और उसके बाद दमन दीव और दादरा नगर हवेली, अब तो एक हो गई। उसके बाद चंडीगढ़। और उसके बाद कौन सा आता है? पांडुचेरी। और लास्ट में आता है लक्षद्वीप। आप इस क्रम ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनता है एग्जाम में। अगर राज्यों की बात करें, सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो गोवा है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य। देखिए प्रश्न बन गया, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लेकिन इसमें देखिए लद्दाख नहीं दिया है, ना अंडमान निकोबार दिया है, ना जम्मू कश्मीर दिया है। तो दिल्ली से शुरुआत हुई। दिल्ली कौन सा नंबर पे? चौथे नंबर पे थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो 572। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लक्षद्वीप में पूछे तो लक्षद्वीप में 36 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक किसका है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का। आप क्रम ध्यान रखिए। ठीक है, राजस्थान पहले स्थान पे है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद कौन सा है? उसके बाद महाराष्ट्र है। ठीक है, कौन सा है? महाराष्ट्र है। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश है। आप ये क्रम ध्यान रखिए। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। अब बिहार किस नंबर पे है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो 12वें नंबर पे है बिहार। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर वहीं जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे अधिक किसका है? उत्तर प्रदेश का। उसके बाद किसका है? महाराष्ट्र के। उसके बाद किसका है? तो बिहार का है। आप ये क्रम भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? तो सही युग्म कौन सा है? कर्नाटक
कथक, ये गलत हो जाएगा। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। असम का क्या है? बिहू, यही सही जवाब हो जाएगा। लावणी कहाँ का है? लावणी तमिलनाडु का नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र का नृत्य है, लोक नृत्य है ये। और तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। और उड़ीसा का ओडिसी। और भरतनाट्यम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का हो गया। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है? आप लोक नृत्य शास्त्री जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनता है एग्जाम में। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी से कहा तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? आप रिवीजन करिएगा। कथक, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। और कथकली कहाँ का है? तो ये भी केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिसी तो उड़ीसा का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। और मणिपुरी तो मणिपुर का है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं बहुत ही फेमस प्रश्न है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में यह स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। और एक प्रश्न और बनता है, एलोरा के कैलाश मंदिर, ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा के कैलाश मंदिर का। राष्ट्रकूट शासक था ये। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्र तट पर कितने राज्य हैं? तो समुद्र तट पर पूछा है कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन से? आप रिवीजन करिए। गुजरात सर्वाधिक सीमा साझा करता है, गुजरात हो गया। उसके बाद कौन सा? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक रबर कहां पे होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल में सर्वाधिक रबर होता है। अगर यही विश्व का पूछा जाए तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो थाईलैंड में होता है। कहां पे? थाईलैंड में होता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो अधिकतम राज्यों के साथ कौन से साझा करता है? बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये सर्वाधिक सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? 8 राज्यों के साथ और प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली शामिल है। 8 राज्य कौन कौन से हैं आप नोट करिए। उत्तराखंड और उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार इसमें शामिल हैं। अगर हम बात करें बिहार, तो बिहार कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 3 राज्यों के साथ। कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? तो किसके साथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है भारत। कितना साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर साझा करता है। और उसके बाद किसका है? मैं क्रम बता रहा हूं। पहला क्या है? बांग्लादेश के साथ साझा करता है कितना? 4096। चीन के साथ लगभग 3500 किलोमीटर साझा करता है। और उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार और उसके बाद भूटान। और सबसे कम किससे साझा करता है? तो अफगानिस्तान के सबसे कम साझा करता है। तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भारत और चीन के सीमा रेखा को? तो मैक-मोहन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक-मोहन रेखा किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के। डूरंड रेखा तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लेह है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में सीमाओं के बिना सबसे बड़ा देश है? सीमाओं के बिना सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान जो है सीमाओं के बिना सबसे बड़ा देश है। जापान क्या है? द्वीप समूह है, तो द्वीप समूहों से मिल बना है, तो उसमें आसपास कोई सीमा नहीं लगाता है, समुद्री सीमा है। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? कौन सी संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? तो पाक जलडमरू, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें दक्कन पासेज का, दक्कन पास किसको करता है? तो अंडमान, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान को अलग करता है। दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। और बॉस जल संधि ये तस्मान सागर को जोड़ती है किससे? दक्षिणी महासागर से। और नेमोरू जल संधि ये रूस और जापान के बीच में है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक है जिब्राल्टर संधि।
जिब्राल्टर संधि ये कहाँ पे है? तो ये भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन डैश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अभी पीछे प्रश्न बता चुका हूं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल किससे किसको जोड़ता है? तो यानी 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्य भूम लक्षद्वीप को मिनिकॉय को अलग करता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए, मुख्य भूम लक्षद्वीप को मिनिकॉय से या अलग करता है। 9 डिग्री चैनल। एक है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल कहाँ पे है? तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। और एक है 10 डिग्री चैनल, तो अंडमान और निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा है? तो भारतीय प्रायद्वीप किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड का यह हिस्सा है। पहले क्या था? देखिए, पहले एक था क्या था? पैंथलासा, और एक था क्या? पैंजिया। ठीक है, पैंजिया ये स्थल था और ये जो पैंथलासा है ये क्या था? ये जल था। ठीक है, जब ये पैंजिया टूटा तो पैंजिया जो है 2 भागों में विभाजित हुआ। एक तो था लॉरेंसिया में विभाजित हुआ और एक गोंडवाना में विभाजित हुआ। जो लॉरेंसिया है इससे क्या कौन कौन से बने? तो उत्तरी अमेरिका यूरेशिया से बने, और गोंडवाना से साउथ अमेरिका, अफ्रीका और भारत का प्रायद्वीपीय भाग बना है गोंडवाना लैंड से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सुदूर उत्तरी बिंदु यानी उत्तरतम बिंदु पूछा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी इंदिरा कॉल। आप सारा नोट करिए, इंदिरा कॉल ये उत्तरी है, और इधर कौन सा है? यानी पूर्वी किबुथु। ठीक है, किबुथु कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और इधर पश्चिम में कौन सा है? सरक्रिक। सरक्रिक को गौरमौथा भी कहा जाता है, और ये कौन सा? पश्चिम में है। और एक यहाँ पे कन्याकुमारी। अगर मुख्य भूमि से पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि से कौन है? कन्याकुमारी। अगर ऐसा पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, और ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। आप इन 5 को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत आकार में है, तो भारत आकार में कैसा है? आप सभी को पता है। भारत आकार में विश्व में कौन सा किस नंबर का है? तो विश्व में यह 7वें नंबर का है। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है? तो रूस है। रूस के बाद कौन सा आता है? प्रिविजन करिए, कनाडा आता है, उसके बाद अमेरिका आता है यानी यूएसए आता है, उसके बाद चीन आता है, उसके बाद ब्राजील आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, तब भारत आता है। भारत 7वें नंबर पे आता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ग से क्या हो जाएगा? गुजरात, मा से क्या हो जाएगा? मा से हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झा से क्या होगा? झारखंड। ये कितने हो गए? 8 राज्य हो गए। अब देख लेते हैं कौन से नहीं जाता। तो बिहार से नहीं जाता, ऑप्शन कट गया। ये भी, इसमें भी बिहार, ये भी कट गया। और मेघालय से नहीं जाता, ये भी कट गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो मकर रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्करिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो सर्करिक विवाद भारत और किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ पे, किस द्वीप पे है? तो ये बैरन द्वीप पे स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक है नारकोंडम ज्वालामुखी। क्या है? नारकोंडम ज्वालामुखी। तो ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, तो ये भी अंडमान निकोबार में है। आप इसको भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो किसकी स्पर्श करती है? तो सिक्किम की। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिए, सिक्किम अगर देश पूछा जाए तो सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? तो तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ। 3 देश, ये जो दिया है एक राज्य के साथ साझा करता है। और हम बात करें हम मिजोरम की, तो मिजोरम कितने देशों के साथ करता है? तो मिजोरम 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और अगर हम ये असम की बात करें तो असम भी 2 राज्यों के साथ, किसके साथ? भूटान और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और त्रिपुरा एक देश के साथ। एक देश कौन सा है? तो एक देश है बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा साझा करता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा को क्या कहा जाता है? 22.5 डिग्री देशांतर को पूर्वी देशांतर को क्या कहा जाता है? भारतीय मानक समय रेखा।
और ये कहां से नहीं गुजरती पूछ रहा है। ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है, पहले ये 5 राज्यों से यह गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से यह गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है? तो तेलंगाना से नहीं गुजरती है। इसका एक ट्रिक ध्यान रखिए आप, मौका, MOUCA, ये ट्रिक ध्यान रखिए। क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया, ओ से क्या हो गया? उड़ीसा, यू से क्या हो गया? उत्तर प्रदेश, और सी से क्या हो गया? छत्तीसगढ़, और ए से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पूछ रहा है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तो हिमाचल प्रदेश नहीं करता है। ठीक है, नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? एक तो उत्तराखंड हो गया, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, और चौथा है वेस्ट बंगाल, और पांचवा है सिक्किम। ठीक है, 5 राज्य सीमा साझा करते हैं नेपाल से, और हिमाचल प्रदेश नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? देखिए, उसमें पूछा था नहीं करता है, इसमें पूछ रहा है साझा करता है। तो कौन सा करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है, गुजरात तो कर ही नहीं सकता, त्रिपुरा तो बहुत दूर है, तेलंगाना भी बहुत दूर है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो खाद्य फसल, तो भारत की सबसे ज्यादा खाई जाने वाली कौन सी है? तो ऑप्शन बी, चावल जो है भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है। और भारत जो है चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। अगर यही बात करें हम विश्व की, तो विश्व में सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो चीन में होता है चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा। और चावल का उत्पादन कहां होता है? सबसे ज्यादा चीन में होता है। उसके बाद भारत में होता है। भारत में किस जगह पे? वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। गेहूं की बात करें, पहले हम विश्व की बात करेंगे। विश्व में सर्वाधिक कहां होता है? चीन। भारत में कहां पे होता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक, मकई की बात करते हैं, मकई का सर्वाधिक यानी मक्का का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में अमेरिका, और भारत में कर्नाटक में मकई का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दलहन की बात करते हैं, तो दलहन का सर्वाधिक विश्व में तो भारत सर्वाधिक उत्पादन करता है। और भारत में अगर स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दलहन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? पूछ रहा सही नहीं है। इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था, सही है। और इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग में से हुआ था, ये भी सही है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला, ये भी सही है। या केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई थी, गलत है। चावल नहीं, गेहूं के उत्पादन में भी सफल हुई थी। और हरित क्रांति का जनक भारत में किससे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर वैसे पूछा जाए हरित क्रांति के जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगला प्रश्न है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा मिट्टी है जो बर्फ से बनी मिट्टी होती है, इसे करेवा कहते हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो केसर के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक केसर कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर होता है, कश्मीर में। और विश्व में पूछा जाए तो ईरान में सर्वाधिक केसर का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? खाद्यान्न का वितरण है, सही है। खाद्यान्नों की खरीद, ये भी सही है। खाद्यान्न का बफर स्टॉक यानी रख रखाव, ये भी सही है। खाद्यान्न का निर्यात, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका। जब निर्यात कर देंगे तो भंडारण यानी उनका प्रबंधन कैसे करेंगे? ठीक है, खत्म हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है? तो विश्व में सर्वाधिक रेशम उत्पादन कहां पे होता है? तो चीन में होता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की बात करें तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन देखिए, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। अगर पूछा जाए सर्वाधिक गन्ना कहाँ उत्पादन होता है? गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और यही विश्व की बात करें तो ब्राजील में होता है। ठीक है, ब्राजील में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। और चीनी की बात करें, ठीक है, चीनी कहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है? विश्व में कहां पे होता है? तो भारत में होता है चीनी का उत्पादन सर्वाधिक। और यही बात करें अगर किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में होता है। ध्यान रखिए, चीनी का कटोरा भले उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, लेकिन सर्वाधिक चीनी कहां होती है? तो महाराष्ट्र राज्य में होती है सर्वाधिक चीनी। अगला प्रश्न है, कपास की औसत उपज भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? यानी कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वैसे अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। कहाँ पे, गुजरात में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद तब आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पे है, ऑप्शन में दिया नहीं है इसलिए आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में रबड़ का उत्पादक है, यानी सर्वाधिक रबड़ कहाँ पे होता है, तो केरल में होता है। और विश्व में कहाँ पे होता है, तो थाईलैंड में हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल का मतलब होता है कि इसके बेचने के बाद तुरंत पैसा मिल जाए, तो कौन सा नहीं है, तो ज्वार नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी जूट, मूंगफली, गन्ना ये सब नकदी फसलों में आते हैं, ज्वार खाद्यान्न फसलों में आता है। अगला प्रश्न है, काली क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्चे तेल का उत्पादन का संबंध है किससे, काली क्रांति से। अब मछली उत्पादन की बात करें तो नीली क्रांति, ठीक है, नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से। और सरसों का उत्पादन यानी तिलहन का उत्पादन, ये किससे संबंधित था, पीली क्रांति। एक था श्वेत क्रांति, वो किससे था, दुग्ध उत्पादन से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है, कौन सी नकदी, देखिए इसके पहले पूछा था कौन सी नहीं थी, तो ज्वार नहीं था उसमें। अब इसका हो जाएगा 77 का नकदी फसल पूछा है कौन सा है, तो हो जाएगा इसमें कपास। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, कपास नकदी फसल है। बाकी गेहूं, धान, मक्का ये सब खाद्यान्न फसलें हैं। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो उसे वीटी कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पीसी कल्चर किसे कहा जाता है, तो इसे मछली उत्पादन, मछली उत्पादन को क्या कहा जाता है, पीसी कल्चर। और सेरी कल्चर किसे कहा जाता है, रेशम की कीट उत्पादन, रेशम की कीट का जो उत्पादन होता है उसे सेरी कल्चर कहा जाता है। हार्टिकल्चर किसे कहा जाता है, बागवानी को हार्टिकल्चर कहा जाता है। और एक था वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर किसे कहा जाता है, केचुए के उत्पादन वर्मी कल्चर। एक है पोमी कल्चर, फलों का उत्पादन को क्या कहा जाता है, पोमी कल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक चावल और जूट का उत्पादक राज्य है, यानी सब चावल और जूट कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में, पहले बता चुका हूं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान कीजिए। पहला कह रहा है, यह अत्यधिक साक्षर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, यह देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। और अगला है, राज्य का 91% क्षेत्र वनाच्छादित है। तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सा राज्य हो जाएगा इस हिसाब से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे कम आबादी पूछा जाए तो सिक्किम, सिक्किम की सबसे कम आबादी। दूसरे नंबर पे कौन है, तो मिजोरम दूसरे नंबर पे आता है। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सोयाबीन सर्वाधिक कहां पे होता है, तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन 20 का सही जवाब। अगर विश्व की बात करें तो अमेरिका यानी यूएसए में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई यानी ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, यानी नलकूप द्वारा सिंचाई सर्वाधिक कहां पे की जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाता है। भारत में सिंचाई चार तरीके से होती है, एक तो नलकूप या जिसे ट्यूबवेल कहा जाते हैं, और कुआं, नहर, तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सुनहरी गोल्ड चावल है, तो सुनहरी गोल्ड चावल क्या है, या यानी गोल्डन चावल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीव तत्व उपलब्ध होते हैं। ध्यान रखिए इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है और विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है, तो खरीफ की फसल कौन सी है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजरा जो है खरीफ की फसल है। बाकी गेहूं, जौ, सरसों ये कैसी फसल है, तो ये रबी की फसल है। अगला प्रश्न है, कृषि का कांटों और जलाव प्रतिरूप भारत के किस राज्य में प्रचलित है, जिसे झूम खेती कहा जाता है, तो इसके कहां पर प्रचलित है ये, तो ये उत्तर पूर्व में। ऑप्शन डी नॉर्थ ईस्ट में यह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल पूछा है, तो इसमें रोपण फसल कौन सी नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजरा जो है रोपण फसल नहीं। बाकी चाय, कॉफी, काजू ये सब रोपण फसलें हैं। अगला प्रश्न है, खेती का प्रकार जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित है, तो ये कौन सा खेती प्रकार है जो पहाड़ी क्षेत्रों पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीढ़ीदार खेती। आपने देखा पहाड़ों पर ऐसे सीढ़ीदार खेती की जाती है जिससे मिट्टी का कटाव ना हो। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा, तो वृक्षारोपण के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। ये भी बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा नदियों द्वारा जमा की जाती है, कौन सी मृदा नदियों के द्वारा जमा की जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर, यानी जो नवीन जलोढ़ होती है, यानी जो नई मिट्टी होती है उसे खादर कहा जाता है, और जो पुरानी जलोढ़ होती है
उसे क्या कहा जाता है, उसे बांगर कहा जाता है। ठीक है। और सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी होती है, खादा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है। तो यहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन जलोढ़, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं गंगा, तो गंगा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इन सब जगहों पे। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता है। ध्यान रखिए, अपराहत ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, गुप्त काल में अपराहत कहा जाता है। गुप्त काल में किसे अपराहत कहा जाता है, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था, अपराहत कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता। एक था क्षेत्र, क्षेत्र किसे कहा जाता था, खेती योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। और एक था वास्तु, वास्तु जहां वास किया जाता है, वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था गुप्त काल में। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, यानी काजू के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल मिट्टी है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। जलोढ़ मिट्टी गेहूं वगैरह के लिए सर्वाधिक है, और काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उत्पादित है, और लेटेराइट मिट्टी तो इससे ईंट वगैरह बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है, मृदा के प्रकार दिया है और राज्य दिया है। काली मृदा, काली मृदा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी ये तमिलनाडु पाई जाती है। पीट मृदा ये गुजरात में नहीं पाई जाती, ये पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, असम वगैरह में। और जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, तो 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है, तो ऑप्शन डी 73% है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता किसकी है, तो केरल राज्य की है। कितनी है, 94%। और यहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की साक्षरता सबसे कम है, कितना है, 61.8%। 61.8% बिहार की साक्षरता है, 64 नहीं 61 है। अगला प्रश्न है, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा क्या पूछा, अवरोही क्रम में सही है। तो देख लेते हैं, आप इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार बात करें अगर हम, तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी थी, तो 2011 के तो चीन की थी। तो इस हिसाब से अगर 2011 की जनगणना से बात करेंगे तो चीन, भारत, यूएसए व इंडोनेशिया इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत पहले स्थान पे, उसके बाद चीन, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ब्राजील। तो आप जिस हिसाब से प्रश्न पूछेगा उस हिसाब से आप आंसर टिक करना। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी की सुविधा पाती है, तो कितना परसेंट पाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 94%। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में 10 की वृद्धि क्या थी। देखिए अभी बिहार प्रश्न पुलिस में बन चुका है, प्रश्न पूछ रहा है 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितनी थी, तो कितनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25.42% थी 10 की वृद्धि। अला बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, शिवहर। कितना है यहाँ की जनसंख्या घनत्व, 1880 है यहाँ की जनसंख्या घनत्व। अगर पूछा जाए भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का है 943, और बिहार का पूछा जाए तो 1106 है, सॉरी 1106 है बिहार की। दोस्तों अगर आप जो है जनसंख्या के बारे में जरूर आप ध्यान रखिए, जनसंख्या से प्रश्न बनता है तो या बिहार से और भारत दोनों जनसंख्या से प्रश्न बनता है, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किसमें थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय की थी। कितनी थी, तो 27% थी जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि थी 27%। अगर पूछा न्यूनतम किसनी थी, तो माइनस में थी, -6 थी किसकी, नागालैंड की, सॉरी यहाँ पे मणिपुर नहीं होगा, नागालैंड की न्यूनतम थी, कितना था, -6% था। अगर डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि न्यूनतम यानी माइनस में किसकी थी, तो नागालैंड में थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। किसके काल में, तो लॉर्ड मियो के काल में हुई थी। और सुव्यवस्थित रूप से यानी नियमित रूप से जनगणना कब शुरू हुई थी, तो 1882 में। किसके काल में, तो रिपन के काल में। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी,
1951 में हुई थी। और वर्तमान में कौन सी जनगणना थी, यानी 2011 वाली कौन सी थी, तो 15वीं जनगणना थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही प्रश्न, और इसके आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।